चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम था राइट्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा 14 से 18। इसी क्रम में आज हम लोग दूसरा चैप्टर इसका शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार, और इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल। तो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स। ड्राफ्टिंग एकदम क्लियर रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ फ्रीडम, और इसमें जो पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो होगा 19। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द राइट्स ऑफ फ्रीडम, हमको एक सरसरी निगाह डालनी पड़ेगी प्रीएम्बल के ऊपर। याद करिए, जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको समझाया था कि जो कुछ भी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वही आगे चल के डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा आपको। तो प्रीएम्बल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। कैसा भारत बनाएंगे? सोवरिगन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर हमने बात करी थी नागरिकों की, एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो नागरिकों को क्या दिया था? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। फिर क्या दिया? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, रिलीजन, ये सब दिया। और आखिरी में हम लोगों ने दी थी इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इक्वालिटी तो हम लोगों ने पढ़ ली पीछे। आज नंबर आता है लिबर्टी का, फ्रीडम का। तो जो चीजें संक्षेप में आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं उन्हीं चीजों को डिटेल हम लोग अंदर पढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रीएम्बल को याद करके रखिए। प्रीएम्बल जिसको याद है इसका मतलब उसको भारत के संविधान का कॉन्क्लूजन कम से कम पता है। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं हम लोग राइट्स ऑफ फ्रीडम। 19, 20, 21, 22 वैसे तो 4 आर्टिकल ही हैं इसमें, लेकिन मैंने बार बार आपको बताया कि जब भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स का हर आर्टिकल अपने आप में एक चैप्टर होता है। तो इसी तरीके से जब पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे 19, तो 19 भी अपने आप में एक चैप्टर होगा। 19 में ही हमको मुख्य तौर पर स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं, और 19 जो है इसको क्लासिफाई किया गया है कई सारे हिस्सों में। तो 19A, 19B, C, D, E, F और G आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये जो 19F आर्टिकल है ये अब सस्पेंड किया जा चुका है, ये संविधान में नहीं है, लेकिन अभी हम लोग अपनी लिस्ट में इसको लिखे हुए हैं ताकि नए बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 19A, और इसी पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हम लोगों को करना भी होता है। 19A है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब सवाल ये उठता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? एक एक लाइन के आर्टिकल हैं, लेकिन अगर इनका मतलब आप समझोगे तो हो सकता है 1-1 घंटे का डिस्कशन हो जाए। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है भाई? बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमारे देश में बोलने की आजादी है, राइट टू स्पीक है, और आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते भी हैं कि हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हमें एक्सप्रेशन का राइट है। इसीलिए आप लोग क्या लिखते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हमें केवल बोलने का अधिकार होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अधिकार केवल उन लोगों को होगा जो बोल सकते हैं। जो बोल नहीं सकता उसे यह अधिकार नहीं होगा। अगर कोई बच्चा छोटा है, 1 साल का, 6 महीने का, जो बोल नहीं सकता उसे भी अधिकार नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर गूंगा है तो उसे भी अधिकार नहीं होगा। कोई बहुत बुजुर्ग है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो भी नहीं बोल सकता, उसे भी अधिकार नहीं होगा। तब तो फिर ये आर्टिकल बायस्ड हो जाएगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बायस्ड नहीं है। इसीलिए कहा कि इट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट स्पीक। अब एक्सप्रेशन का मतलब यह हुआ, अभिव्यक्ति का मतलब यह हुआ कि अगर आप बोलना चाहें तो बोलिए, ना बोलना चाहें तो अपने आप को लिख के एक्सप्रेस कर दीजिए। मान लीजिए मैं आपसे गुस्सा हूं, अब मैं आपसे बोल के नहीं कहना चाहता हूं ये, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं ना। मैं कल क्लास में आऊंगा तो हाथ में काली पट्टी बांध के आऊंगा, आप समझ जाइएगा मैं आपसे गुस्सा हूं। काली पट्टी का मतलब विरोध प्रदर्शन। रेड इज द सिंबल ऑफ लव, डेंजर एंड वॉर। तो कहीं कहीं पे लिखा नहीं जाता है ना कि यहां पे खतरा है, वहां पे लाल निशान बना देते हैं, एक्सप्रेशन।
तो आप जब भी आर्टिकल 19A को पढ़ेंगे तो आप इस आधार पर पढ़ेंगे कि आप अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप धरना प्रदर्शन करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो आप देखते होंगे केस्को या सब स्टेशन के सामने लोग मटका फोड़ प्रदर्शन करते हैं। ये तो प्रदर्शन है, एक्सप्रेशन है। और कोई ज्यादा उत्तेजना का शिकार हो गया तो कभी कभी वो बसों में आग लगा के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रेल की पटरी उखाड़ के भी लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर देश की कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए तो लोग ये देश के विरुद्ध नारे लगा करके भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि ये सब एक्सप्रेशन है। तो बात तो सही है कि एक्सप्रेशन है, लेकिन कितना? आप समझ लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एकदम कोर एरिया पढ़ रहे हैं, और कोर एरिया का मतलब ही फ्रीडम। आप आजाद भारत में रहते हैं और आजादी ही पढ़ रहे हैं, तो आजादी कितनी, कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि संसद भवन में घुस गए आग लगा दी, एक्सप्रेशन। तो ये आजादी समझने के लिए आपको लाल बहादुर शास्त्री का कहा हुआ एक वाक्य समझना चाहिए। एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि आपकी आजादी केवल वहीं तक सीमित होनी चाहिए जहां दूसरे की आजादी का अतिक्रमण ना हो। फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट until the another's freedom violate। अगर आप आजाद हैं इस देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब जो मन करे करो, लेकिन अगर आपकी आजादी के चक्कर में किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो गई तो फिर ऐसी आजादी नहीं दे सकते हम आपको। अब कोई लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, माता का जगराता कर रहा है, बिटिया की शादी कर रहा है, डीजे बजा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहा है, अजान कर रहा है या जागरण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब मैं रात को वैसे 2 बजे सोता हूं, और अगर सुबेरे 4 बजे तुम मेरे कानों में लाउड स्पीकर घुसा दोगे 200 डेसिबल की आवाज में, तो अगर तुमको बजाने की आजादी है तो मुझको चैन से सोने की भी आजादी है। और जब भी दो आजादी क्लैश होंगी तो ध्यान रहे जीत किसकी होगी? जो पीड़ित है। विक्टिम ऑलवेज विंस। तो मैं विक्टिम हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मेरी जीत होगी। और इसी आजादी के आधार पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सब लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। वो कोई भी धर्म हो, बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की। हालांकि इसमें 2 तर्क हैं। पहला तो तर्क है आजादी वाला, और दूसरा तर्क है नॉइस पॉल्यूशन। 80 डेसिबल के ऊपर की आवाज ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है, और ये लाउड स्पीकर और ये साउंड ये सब 200 डेसिबल के होते हैं। डीजे बजता है 220 डेसिबल का। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत धर्म कर्म करना है, अपने ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जीसस को याद करना है, अपने घर के अंदर याद करिए और खुद याद करिए, मुझको ना याद करवाइए। मुझको याद करवाया तो ये मेरी फिर आजादी का ये हनन हो जाएगा, ये वॉयलेशन हो जाएगा। ऐसी आजादी आपको नहीं है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री की लाइन जरूर लिख लेना, और ये गोल्डन लाइन जिंदगी भर याद रखना कि आपकी स्वतंत्रता केवल वहीं तक सीमित है जहां तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसी आजादी आपको नहीं दी जा सकती। आ गई होगी बात समझ में आपको अच्छे से? ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। दूसरी बात ये हो गई कि क्या हमारे देश का पूरा मीडिया अपने आप को एक्सप्रेस ही करता है या और कुछ करता है? मीडिया का मतलब भी तो एक्सप्रेशन होता है। अखबार में जो मन किया छाप दिया। नेता अच्छा है लेकिन उसकी बुराई छाप दी, नेता बुरा है लेकिन उसकी अच्छाई छाप दी। ये मीडिया का अभिव्यक्ति की आजादी है। न्यूज चैनल्स के ऊपर डिबेट होती है। आप देखते हैं कि कभी कभी किसी बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिबेट होती है, और जब कोई कुछ कह देता है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, तो उसको तर्क यही दिया जाता है कि भाई ये हमारी आजादी है। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और आज के जमाने में चाहे सोशल मीडिया हो, ये सब भी अनुच्छेद 19 के आधार पर ही काम करते हैं। इसीलिए इनको आर्टिकल 19A के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो वो भी 19A ही इसका मतलब है। और इस आर्टिकल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसे हम लोग 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है नहीं, लोकतंत्र के केवल 3 स्तंभ हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं
तो जब भी पूछा जाएगा कहते किसे हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो 19A इसका आंसर हो जाएगा। आ गई बात अच्छे से समझ में? अभी 19A में इससे ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं बचा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे चलते हैं, अगला नंबर आता है 19B का। तो 19B की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है कि निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का कोई सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन का मतलब असेंबली कर सकते हैं। अब असेंबली का मतलब छात्रों की असेंबली नहीं है, असेंबली का मतलब कोई भी असेंबली। अगर आप अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं तो वो भी तो एक सम्मेलन है, उसको विवाह सम्मेलन कहेंगे। अगर आप कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो वो भी एक सम्मेलन है। सड़क के ऊपर जाम करके माता का जगराता कर रहे हैं तो वो भी एक आयोजन है। मुहर्रम का जुलूस लगा रहे हैं तो वो भी एक असेंबली है। बच्चे का मुंडन कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, वो भी एक असेंबली है। एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, वो भी एक असेंबली है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, वो भी एक असेंबली है। रैली, धरना, मोर्चा, प्रदर्शन, ये सब कुछ असेंबली के अंतर्गत आता है, और ये भी आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन शर्त केवल एक है, निरायुद्ध, विदाउट वॉर। ये सब कुछ आप कर सकते हो, बस इसमें युद्ध भड़काने वाला कोई काम ना करना। और अगर युद्ध भड़काने वाला काम किया तो फिर शास्त्री जी की लाइन सबसे पहले लिखवा दी आपको कि दूसरों की आजादी डिस्टर्ब हुई तो ऐसी आजादी आपको नहीं है। अब युद्ध ना भड़काने से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़ा बड़ा लिखा होता है होटल्स और गेस्ट हाउस के अंदर कि हर्ष फायरिंग पर रोक है। आप गए असेंबली में हो और बंदूक लेके चले गए और धड़ाम धड़ाम फायरिंग कर दिया आपने, तो जब आप फायरिंग कर रहे हो तो वो तो युद्ध भड़काने वाली स्थिति हो गई ना। हथियार लेके आदमी कहां जाता है? युद्ध में। शादी में थोड़ा ना जाता है। अगर शादी में व्यक्ति हथियार लेके जा रहा है तो ये तो मूर्खता है। तो अब नया कानून है कि अगर किसी भी शादी ब्याह बारात में आपने हर्ष फायरिंग करी, दूल्हा अंदर, काम खत्म। गोली कोई चलाए, लगे किसी को, अंदर दूल्हा। तो जब भी आपकी शादी हो तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी शादी के कार्ड पे 2-3 बातें स्पष्ट रूप से लिखवा दीजिए, फिर कार्ड दीजिए। सबसे पहली बात, शस्त्र प्रतिबंधित है, विवाह परिसर में शस्त्र प्रतिबंधित है। दूसरी बात, शराब प्रतिबंधित है। और तीसरी बात, किसी भी प्रकार की आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे कि 10 बज गए अब आप कहेंगे नहीं अब डीजे तो बजेगा ही बजेगा। कैसे बजेगा? किसी दूसरे की आजादी के समझौते के तौर पे थोड़ा ना बजेगा। तो होटल गेस्ट हाउस में पहली लाइन क्या लिखते हैं कि हर्ष फायरिंग पे रोक है, और दूसरी लाइन लिखते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे बजाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि 10 बजे तक तुम्हारी खुशी है और 10 बजे के बाद मेरे सोने का टाइम हो गया, मेरी खुशी है। अगर मेरी नींद में खलल पड़ा, मेरी नींद में व्यवधान पड़ा तो ऐसी आजादी तुम्हें नहीं है। कुछ कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर गांव में तो रात रात भर डीजे बजाते हैं, गांव में तो रात रात भर नौटंकी होती है। अरे तो गांव में जब लोगों ने डीजे देखा ही नहीं कभी, पूरे गांव में लाइट नहीं है, कभी कदार हफ्ते में एक बार लाइट आती है, तो वहां के लोग तो रात रात भर डीजे देखने जाते हैं। तो जब पूरा गांव ही जाग रहा, उसको सोना ही नहीं है, तो आजादी का अतिक्रमण होगा कैसे? वॉल्यूशन ऑफ द फ्रीडम किसी दूसरे का तब ना होगा जब वो सो रहा होगा, पूरा गांव तो डांस देख रहा। तो बजाइए रात भर। अब पूरा कानपुर शहर अगर रात भर जागेगा तो पूरे कानपुर शहर में डीजे बजाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिन में डीजे बजाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? तो 19B इस आधार पे रहता है। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एक तरीके से सार्वभौमिक अधिकार है, यूनिवर्सल राइट्स है। हमको जन्म से ही पता है कि ये हमारा अधिकार है, बस हमको अनुच्छेद के साथ नहीं पता होता है। अब किसी की बिटिया की शादी है, उसने सड़क के ऊपर तंबू लगाया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। आप उससे कुछ नहीं कहते, रास्ता बदल के चले जाते हैं। जैसे देखा टेंट, गाड़ी मोड़ी निकल गए। अंडरस्टैंडिंग, सबको पता है कि ये उसका अधिकार है। पुलिस आए चाहे डीएम आ जाए जिले का, वो नहीं हटवा सकता तंबू। हाँ, गोली चलाओगे तो हटवा देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो 19A क्लियर, 19B भी क्लियर। अब आते हैं 19C के ऊपर। 19C का मतलब है
किसी भी प्रकार का संघ बनाने की स्वतंत्रता, टू असेंबल, या किसी भी तरीके से आप क्या कोई एनजीओ बना सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना सकते हैं, आरएसएस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, और वो जो लाइन यहां पे लिखी हुई है वो लाइन है अहिंसात्मक रूप से संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस बट नॉन वायलेंटली। किसी भी प्रकार का संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन शर्त क्या है? नॉन वायलेंटली, अहिंसात्मक रूप से संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब अगर हिंसा आपने कर दी तो फिर आजादी नहीं होगी। अब हिंदुस्तान के अंदर आप देखते हैं बड़ा प्रोपेगेंडा है, बड़े विवाद हैं, बजरंग दल को लेकर, विश्व हिंदू परिषद को लेकर, आरएसएस को लेकर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर, सिमी को लेकर, आजकल और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, पंजाब लिबरेशन फ्रंट आ गया है, कुछ दिनों पहले सिमी हुआ करता था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये सब भारत में क्यों चल रहा है? मुंह से चाहे जो करते हो, लेकिन हिंसा नहीं करते। अगर हिंसा करने लगे, ये सब तलवार अलवार लेके निकलने लगे, गोली बंदूक लेके निकलने लग जाएंगे तो सब पे रोक लग जाएगी। इसीलिए संगठन बनाने की भी आजादी है आपको, संघ बनाने की भी आजादी है आपको, लेकिन भारत में आप अलकायदा नहीं बना सकते, हिंदुस्तान में आप आईएसआईएस नहीं बना सकते, ऐसी आजादी नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में आपने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करी तो फिर तो ये आतंकवादी संगठन हो गया। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो किसी भी संगठन को जब आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो बैन भी कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें हिंसा हुई। क्लियर? तो ये हो गया 19C। अब आते हैं हम लोग 19D के ऊपर। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आबाद का मतलब बिना किसी बाधा के, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम यूएसए नहीं है, हम ब्रिटेन भी नहीं है, ना ही हम यूएई हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़े, बॉर्डर के ऊपर वीजा चेक हो जाए, हर बार अपनी आइडेंटिटी हमको दिखानी पड़े। ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान है, मुंह उठाओ चले जाओ। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, कोई रोकने वाला नहीं आपको। क्यों? सिंगल सिटीजनशिप है। पीछे पड़ के आ रहे हैं आप, पूरे देश की एक ही नागरिकता। कितने लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि रहते उत्तर प्रदेश में हैं, कानपुर में हैं, बिहार में हैं, पटना में हैं, नौकरी करते हैं अहमदाबाद में, सूरत में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। कैसे कर पाते हैं? यही तो आजादी है। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता, खासतौर पे जो यूनाइटेड कंट्रीज हैं, ये मैं आपको आर्टिकल नंबर 1 में क्लियर कर चुका हूं। यूएसए, यूके एंड यूएई, ऐसे देशों में नहीं हो सकता है, ये भारत जैसे देशों में हो सकता है। और लाइफलाइन अलग चल रही है, ट्रेन में बैठो चल दो। अचानक से सुबह सो के उठे, घर वालों को अपने बताया कि आज हमको बाबा रामेश्वरम की याद आई, सपने में हमको दिव्य दर्शन दिया, अब बैठे ट्रेन में सीधा तमिलनाडु। पैसे हैं अच्छी बात है, नहीं है और अच्छी बात है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ जाओ तो खाना फ्री। इंडियन रेलवे का पूरा टैग लाइन है ये। और जहां पे जाएंगे तो वहां तो खाना मिलेगा ही, कहीं पे भंडारा, कहीं पे लंगर, कुछ तो मिलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो जेल में इसीलिए बंद हैं क्योंकि बाहर रहेंगे, कमाना पड़ेगा। अंदर 3 टाइम का खाना, सुबह 6 बजे बढ़िया उठा देते हैं, एक्सरसाइज, पीटी परेड, पढ़ाई लिखाई, बिल्कुल जेंटलमैन दिनचर्या है। जेल के अंदर से आते हैं तो बड़े चौंक के आते हैं निकल के। आजादी है। हजारों लोग, बहुत पुराने डेटा है, अभी नए डेटा मुझे ठीक से क्लियर नहीं है, बहुत पुराने डेटा है, 22,000 लोग इस देश के जेलों में ऐसे बंद हैं जिनकी सजा पूरी हो गई, बाहर ही नहीं आते। अंदर कम से कम जेड प्लस सिक्योरिटी तो है, खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कमाना अलग है, अंदर काम करते हैं जेल में, उसका पैसा मिलता है। बाहर आए, एक बिटिया की शादी कर दी, फिर अंदर चले गए, फिर कमाने लगे जाके। आजादी है, खूबसूरत देश है ये, खूब आजादी है आपको। 19D सबको अच्छे समझ में आ गई बात। ई,
टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी रच बस जाने की स्वतंत्रता। टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी रच बस जाने की स्वतंत्रता। तो जब आपको आने जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो क्या रहने से कोई रोक सकता है? नहीं, रहने से भी नहीं रोक सकता है। तो जहां मन करे वहां घर बना लो, जहां मन करे वहां प्रॉपर्टी खरीद लो और आराम से सेटल हो जाओ। पहले ये सब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब तो वहां भी लागू है। जम्मू कश्मीर में रहो, गर्मी बहुत पड़ रही है, चले जाओ कश्मीर, डल झील के पास अपना लगा लो तंबू, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे सर्विस पर्सनल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पोस्टिंग पे आए थे, फिर वो जगह उनको इतनी पसंद आ गई कि वहीं उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, बस गए। होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजादी है। हर देश में ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा है। तो 19E समझ में आ गया होगा आपको। अब बारी आती है 19F की। 19F का प्रेजेंट स्टेटस जो है वो ये है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन जब था तब क्या था? तो ये था राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार। अब देखिए, अगर संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, तो आप कितनी ही प्रॉपर्टी कमाएं, किसी भी तरीके से कमाएं, क्या आपको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो इस आर्टिकल का बहुत मिसयूज हुआ। जब संपत्ति कमाना हमारा मूल अधिकार है, तो हम काले तरीके से कमाएं चाहे सफेद तरीके से कमाएं, क्या मतलब है किसी से? और सरकार हिसाब नहीं मांग सकती। और जब इमरजेंसी लगी तो इस आर्टिकल का बहुत दुरुपयोग हुआ। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, प्रूफ भी नहीं है, लेकिन किस्से कहानियों में सभी लोगों ने ये सब बातें सुनी होंगी। तो जब 77 में इमरजेंसी हटी, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और मोरारजी देसाई बने देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इस पर करी कार्रवाई और लेकर के आए 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें इन्होंने इसको बदल दिया। इसको यहां से हटाया, ले जाके शिफ्ट कर दिया 300A में। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये आज भी भारत के संविधान में है, बस मूल अधिकार के रूप में नहीं है। अब ये कहां चला गया है? 300A में चला गया है, इसलिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप बताएंगे संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, खत्म। तो आप 19F जहां पे भी आपने लिखा हो उसके आगे आप क्या लिख देंगे? सस्पेंड। अब ये खत्म हो चुका है। 19F के बाद आता है 19G, और 19G में बताया गया किसी भी प्रकार के व्यापार, नौकरी या आजीविका की स्वतंत्रता। टू अडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और राइट टू लिवलीहुड। लेकिन ये आर्टिकल ज्यादा पॉपुलर है राइट टू लिवलीहुड के नाम पर, आजीविका की स्वतंत्रता के नाम पर। और इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस यहीं से आप समझ लीजिए कि इसमें आजीविका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक एक करके हम लोग समझ लें कि सबसे पहले ऑक्यूपेशन की आजादी है, फिर आपको प्रोफेशन की आजादी है, फिर लिवलीहुड। तो अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने की आजादी हो गई इस देश के अंदर, लेकिन कैसा व्यापार? अब आपसे कोई पूछे भैया क्या करते हो, आपने कहा भैया वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। क्या करते हो एक्सपोर्ट? बोल किडनी। नहीं कर सकते इस देश में। अरे किसी की किडनी कैसे निकाल के बेच सकते हो? तो व्यापार की आजादी का मतलब ये थोड़ा ना है कि किसी दूसरे की किडनी निकाल लोगे। कहा ना शास्त्री जी की लाइन, नौकरी करते हैं सर, दिल्ली पहुंचे वीजा लेने, साहब वीजा दे दो, बोले कहां जाना है? सीरिया। ये सीरिया क्या करने जाएगा? साहब नौकरी लग गई, कमांडर बन गए, कमांडर, बोले कहां? IAS में। ऐसी नौकरी नहीं कर सकते हो हिंदुस्तान में। आजादी है
लेकिन आजादी के साथ संवैधानिक मर्यादा भी जुड़ी हुई है। अब बारी आती लिवलीहुड की। लिवलीहुड है क्या? आजीविका है क्या? आजीविका का मतलब है जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब 2 रोटी और नमक, ये भी मिल जाए तो काम चल जाए। अब बदन पे 1 जोड़ी कपड़ा, सर के नीचे छत हो ना हो, आसमान ओढ़ के सो जाएंगे, क्या दिक्कत है? भिखारी, बेगर्स, इसी अनुच्छेद के आधार पर भीख मांगते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनको आजादी है। तो संविधान बनाने वालों का धन्यवाद आप कैसे करेंगे कि उन्होंने राजा से लेकर के भिखारी की आजादी तक का ध्यान रखा। और भिखारियों को तो सबसे ज्यादा आजादी है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप BMW से हो, आपका भी शीशा खटखटा देंगे, निकालो पैसे। और मैंने बताया कि हम लोग सोशलिस्टिक कंट्रीज हैं, पूंजीवादी देश तो है नहीं जहां पे भिखारियों की हालत ऐसी हो कि वो मरने की स्थिति में हो। समाजवादी देश है, हमारी तो आर्थिक नीतियां ही गरीबों के पक्ष में है। तो हिंदुस्तान के भिखारी लंबे चौड़े होते हैं और आपके सामने जब आएंगे और कहेंगे 10 रुपए दो, तो आप इसलिए नहीं 10 रुपए दोगे कि वो भिखारी, आप इसलिए 10 रुपए दोगे कि नहीं दिया तो वो क्या कर सकता है आपका, इसलिए आप दोगे। तो ऐसा भिखारियों का हमारे देश में। हाँ, लेकिन ये भी असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन में घुस के भीख मांग लेंगे। तो कभी कभी टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप जाएंगे, जैसे मनाली का मॉल रोड, शिमला का मॉल रोड, नैनीताल का मॉल रोड, तो लिखा होगा बेगिंग इज प्रोहिबिटेड, भीख मांगना अपराध है, कानूनन जुर्म है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, विदेशी पर्यटक आए हुए हैं, दूर दराज के लोग आए हुए हैं। आप अपने देश की, आप अपने घर की क्या इज्जत उनके सामने बताओगे कि आप भिखारी आया भीख मांगने के लिए? तो ये लिवलीहुड की कहानी है। अब इसमें एक बड़ा प्यारा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वर्ष मेरे ख्याल में 2016 रहा होगा, इंडिया में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट का आयोजन किया गया था और ये समिट हैदराबाद में हुई थी। कुल 3 दिन चलनी थी। प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट थे और इवांका ट्रंप इसमें आई थी। ट्रंप परिवार का पहला सदस्य जो इंडिया आया वो उनकी बेटी इवांका थी। तो पूरे हैदराबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। डीएम को निर्देश दिए गए कि इवांका चूंकि हैदराबाद में ही रहेंगी, घना बसा हुआ शहर है, तो भिखारी ना अगल बगल फटकने पाए। नहीं, वहां एंटरप्रेन्योर समिट हो रही है, वहां भी भिखारी घुस जाए, तो आप जरा उसका ध्यान रखना। और हैदराबाद में भी भिखारियों की समस्या बहुत है। पूरे हैदराबाद में करीब 8,000 भिखारी हैं। तो करे क्या? प्रशासन के हाथ पांव फूल गया। भिखारियों को मना किया गया, भिखारी माने नहीं। तो फिर वहां के डीएम ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और सारे भिखारियों को उठा करके जेल में बंद कर दिया। अब जो भिखारी वेलफेयर एसोसिएशन है वो कोर्ट पहुंची भिखारियों के हित की बात करने की, बताओ ये क्या है, ऐसा ऐसा कर दिया। तो प्रशासन ने जो तर्क दिया वो तर्क ये था कि भारत में भीख मांगने का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन ये राइट टू लिवलीहुड के अंतर्गत आता है और मैं इनको जेल में भी लिवलीहुड प्रोवाइड करा रहा हूं, 2 वक्त का खाना दे रहा हूं, कपड़ा दे रहा हूं, बात खत्म। पिटीशन खारिज हो गई। 7 दिन भिखारियों को रखा गया जेल में, उसके बाद छोड़ दिया गया, जाओ। तो 7 दिन में तो बिलबिला गए होंगे वो, क्योंकि भिखारियों के बड़े खर्चे होते हैं भैया, बहुत लंबे लंबे खर्चे होते हैं। एक भिखारी की औसतन 2-2.5 हजार रुपए रोज की आमदनी होती है। सरकारी नौकरी वाला क्या कमाएगा? तो उस हिसाब के उनके खर्चे होते हैं। अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। भोपाल के उस प्रसिद्ध भिखारी के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसने मध्य प्रदेश लोकायुक्त को शिकायत करी जाकर के कि साहब वो हमारा 6 लाख रुपए नहीं दे रहे। तो उसने कहा कौन नहीं दे रहा? तो उसने सेठों का नाम बताया। लोकायुक्त ने जांच करी, आरोप सही पाया गया। बोले तुम्हारे पास 6 लाख आया कहां से? बोला अरे काम है मेरा भीख मांगना, भीख मांग जाओ, और कहां से आएगा? बोले पहले ये लोग मेरे से पैसा ले जाते हैं कि दे दो यार जरूरत है, ये वो दुनिया, जब मांगने जाओ तो भगा देते, कहते भिखारी आ गया। तो बोले और तुम्हारी संपत्ति?
तो बोले कुछ नहीं, भोपाल में ये 3 खंड का घर है, लड़का नाइजीरिया में रहता है और एक घर मेरा इंदौर में भी है, मैं यहां भीख मांगता हूं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के पास से मामला आया था। कानपुर के अंदर टाट मिल, मुरे कंपनी ब्रिज के नीचे एक भिखारन की डेड बॉडी मिली 3-4 साल पहले। उसके कथरी गुदड़ में से 80,000 रुपए नगद निकले। तो ये सब राइट टू लिवलीहुड है। ऐसी तमाम कहानियां इस देश में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल हो जाता है 19G कि आप इस देश में कुछ ना करके भी सब कुछ कर सकते हैं। ये है आपके पास भीख मांगने का अधिकार। और हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भीख मांगने का अधिकार कहां लिखा हुआ है, तो ऐसे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लिवलीहुड को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये यही इसका रिजल्ट निकल करके आएगा। तो ये हो गई पूरी 19 की कहानी। एक बार आप इसको जरा क्विक रिवाइज करिए। 19A में क्या मिला आपको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19C में अहिंसात्मक रूप से संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता। 19E में कहीं भी रच बस जाने की स्वतंत्रता। और फिर 19G में आजीविका की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 जो है पूरा वो यहां पर समाप्त होता है। अब इसमें कोई डाउट है आपको अगर, तो आप डिस्कस कर लीजिए।